इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी एक आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे मैं उतने ज़्यादा बड़े गेस्ट आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँगा। और इस वीडियो के अंदर सुमित ने बताया है कि कैसे वो अपने स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, कैसे वो किसी भी न्यू स्टॉक्स को जब उन्हें देखना होता है किन किन पैरामीटर्स को देखते हैं। हमने कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी जाना है कि कैसे वो इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे कौन सी मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्पेशली एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक भी हमने एनालाइज किया है जो कि बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं उसके ऊपर। सो आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। इससे पहले हम उस पर बात करेंगे, हमने एचडीएफसी का मुद्दा उठाया था। एचडीएफसी को हाउ यू गोना जज इट? सबसे पहले तो मैं ये कुछ मैट्रिसेस हैं जो बहुत कॉमन मैट्रिसेस हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, सारे रेशियोज वगैरह, टू हैव अ स्नैपशॉट ऑफ हाउ दिस कंपनी इज डूइंग। तो तुमने अपने आप से कस्टमाइज किया है इसको अपने लिए? हाँ, कुछ मैट्रिसेस में मैंने ऐड किया है, जो कि आपको दिख रहे होंगे, जो नॉर्मल आपको शायद नहीं दिखेंगे। ठीक है, So, तो जैसे गाइस अगर जिन लोगों को देखना है, अगर उन्हें मान लो कॉपी करना है, तो यहाँ पे रोक के ये चीज़ें आप देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा यार। ये मार्केट कैप जो दिखा रहा है यहाँ पे 12 कितने की दिखा रहा है? 12 लाख है, 12 करोड़ है? 12 लाख करोड़ की मार्केट 12 कैप है। लाख करोड़ की, 12 लाख करोड़ कितने हो गए हमारे, अगर बिलियंस में जाएं तो? आई थिंक 8,000 crore is 1 billion, 80 यस। crore is 10 billion, 800 crore is 100 billion. So I guess like 800,000 crore is 100 billion, तो 100 से थोड़ा ज़्यादा, 120 बिलियन के आसपास। ओके, तो अब ये 120 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। हम्म और ये यार, ये स्टॉक पी के बारे में बहुत बातें होती हैं। कैन यू टॉक हम्म अबाउट इट कि क्या होता है? पी इज नथिंग बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट का जो करंट प्राइस है और जो करंट अर्निंग है, मतलब इस साल की जो अर्निंग है, उसका रेशियो है ये बेसिकली। so that just gives you an idea as to how much price you are paying for a year worth of earning in that particular stock, right? So अगर ज़्यादा पी है, that means you are paying like more price for the same amount of earning. And सो फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि इस साल अगर ₹1 की अर्निंग होती तो आप ₹18 पे कर रहे हो स्टॉक को, राइट? सो अच्छा, दैट इज अगर द 18 रुपये, अगर 12 होगी तो मतलब मैं हर 1 रुपए के ऊपर 12 रुपए पे कर रहा ₹12 पे कर रहे हो आप, राइट? तो हूँ। ओके। प्राइस टू अर्निंग कैप्चर ये करता है कि मार्केट का परसेप्शन क्या है। बेसिकली मार्केट परसीव ये कर रहा है कि ₹1 के अर्निंग पे मैं ₹18 पे करने के लिए रेडी हूँ स्टॉक के एक लिए। के ऊपर 18 का प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं मैं। हाँ, एक के ऊपर ₹18 का प्राइस पे करने के लिए मैं रेडी हूँ आज के डेट में। तो ठीक दिस है। इज व्हाट मार्केट परसेप्शन टेल्स यू, पीई ओके। रेशियो। ओके, यस, व्हाट्स नेक्स्ट? that's also a like proxy to valuation, but it's a poor proxy to व्हाट डू valuation. यू सी यहाँ पर पी में, तुम क्या देखते हो? So P stand alone इतना मैटर नहीं करता कि कितना है, ये मैटर करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम्म। अर्निंग्स में क्या ग्रोथ हो सकती हैं और कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है, एंड देन आप उसको उनके फ्यूचर अर्निंग्स को, फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट में डिस्काउंट करते हो, और उससे एक नंबर आता है प्राइस का। वो प्राइस एक्चुअली में ज्यादा क्या? यूजफुल होता है। P just gives you like a ballpark estimate of whether something is like very pricey and very overvalued or undervalued. एंड व्हाट अबाउट ये आरओसी क्या हुआ? ROC is return on capital employed. So banks के केस में जनरली ROC थोड़ा कम होता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं। दे हैव डेट ऑल्सो, एंड दे हैव तो बैंक्स को स्टडी करने के लिए फ्रेमवर्क अलग होता है, नॉर्मल बिजनेस को स्टडी करने के लिए फ्रेमवर्क अलग होता है, ठीक है, राइट? तो अभी हम बैंक को कर रहे हैं, तो यू हाँ, टेल अस कि तुम कैसे इवेल्युएट करोगे ओवरऑल। सो बैंक को ओवरऑल इवेलुएट अगर करना है, सो बैंक इज अ लेंडिंग बिजनेस, बैंक इज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग, राइट? और लेंडिंग बिजनेस में आप खुद का कैपिटल नहीं लगाते, आप कैपिटल रेज करते हो। जैसे बैंक के केस में डिपॉजिट से रेज होता है, फिक्स डिपॉजिट से रेज होता है, उनके करंट अकाउंट से रेज होता है, सेविंग्स अकाउंट से रेज होता है, राइट? तो ये सब तरीके हैं, बैंक्स कैपिटल रेज करते हैं, और दीज आर लाइक लायबिलिटीज फॉर द बैंक। दैट मीन्स कि दीज आर द कैपिटल जो बैंक का खुद का नहीं है, बाहर से आया हुआ है, राइट? जो कि ऑनवर्ड वो लेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो लेंडिंग बिजनेस में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ग्रोथ काफी बड़ा है, क्योंकि पैसे सबको चाहिए, सब चाहते हैं कि उनके पास, उनके बैंक में पैसे आए, उनके अकाउंट में पैसे आए। आप बिजनेस कर रहे हो तो भी चाहिए आपको पैसा, आप कुछ खरीदना चाहते हो तो भी चाहिए पैसा। तो बैंक में in lending businesses, growth is not a problem. Growth is something which is
एवरीवेयर। आप जैसे यूएस में देख लो, यूएस में इतनी ज्यादा क्रेडिट लोगों ने ले रखी है कि आपका दिमाग हिल जाएगा जब आप देखोगे उनके क्रेडिट को, राइट? तो क्रेडिट लेना इज नेवर अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। बैंक में प्रॉब्लम तब होती है जब उन्होंने क्रेडिट दी है ऐसे लोगों को जो पैसा लौटा नहीं पाए, राइट? तब जाके ये इवेल्युएट आपको करना होता है बैंक्स में कि इज दिस अ रिस्पॉन्सिबल लेंडर विच सॉर्ट ऑफ लाइक इज ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबली। सिर्फ ग्रोथ के वजह से ये सिर्फ पैसे लोगों को दे रहा है ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू ग्रो रिस्पॉन्सिबली। एंड इसने अपने एनपीए को, एनपीए इज बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और साथ साथ बैंक में दूसरा जो लाइबिलिटी साइड है, वो लाइबिलिटी साइड, सो अगर आपने एनपीए अच्छे से मैनेज किया ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपका जो कैपिटल पे जो कॉस्ट है लाइबिलिटी साइड में, जैसे डिपॉजिट से आ रहे हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट से आ रहे हैं या बाहर से आप रेज कर रहे हो, जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट आपका कम होता जाएगा ओवर टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको एक लाइबिलिटी भी फ्रेंचाइज बनेगी आपकी, विच मीन्स कि आपका कॉस्ट बाकी बैंक से कम रहेगा कैपिटल का, और आप आगे जो लेंड कर रहे हो वहां पे आपका वो भी होगा, इट वोंट हैव सो मच ऑफ एनपीए। तो बैंक is all about how prudent and how rational the management is in its assessment of risk assessment of giving the loan to people. So HDFC was one of the most sort of like successful lenders that we have ever seen in our country, जिन्होंने अपने एनपीओ को अच्छा से मैनेज किया सालों सालों तक, एंड जिन्होंने ग्रोथ भी काफी अच्छा दिखाया। सो एनपीओ को मैनेज करते हुए ग्रोथ दिखाना इज बेसिकली द नेम ऑफ द गेम इन बैंकिंग बिजनेस, इन लेंडिंग बिजनेस इन जनरल। ओके, तो हमने लैंडिंग देखना है, हमने उनका एनपीए देखना है जब हम एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स पे सो देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आप क्या क्या देखते हो? पहला चीज आप देखते हो कि आप जो लेंडिंग कर रहे हो कितने इंटरेस्ट पे लेंड कर रहे हो, सो दैट्स योर इंटरेस्ट वाला इनकम, इंटरेस्ट वाला पार्ट। देन यू सी कि आपको लेंड करने के लिए ओपेक्स कितना लगा। ओपेक्स इज लाइक अ परसेंटेज ऑफ योर एसेट्स विच यू हैव लेंडेड, ठीक है, ओपेक्स कितना लगा। देन यू सी कि कितना आपको आपका क्रेडिट कॉस्ट कितना हुआ, बेसिकली जो आपके एनपीएस हुए उनके लिए आपको कितना वो करना पड़ा, राइट ऑफ करना पड़ा, राइट? तो ये सब चीजें देखते हो, तो ये सारे ओपेक्स हो गया, क्रेडिट कॉस्ट हो गया, ये सारे कॉस्ट्स हैं बैंक के, राइट? एंड देन वॉट एवर यू गेट इज द इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो मार्जिन आप देखते हो कितना मार्जिन है, राइट? तो निम देखते हो आप, यहाँ पे है? नहीं यहाँ पे तो नहीं है, बट यू विल सी इवेंचुअली नीचे। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे और क्या क्या चीजें देखते हैं हम? फंडामेंटल में कुछ देखते हैं क्या इसमें? सो बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आरओई। आरओई हम देखते हैं, राइट? इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास जो इक्विटी है, विच इज बेसिकली इट्स रिजर्व, जो कि इसने अपने खुद की प्रॉफिट से या फिर इनिशियल जो फंडिंग हुई है या बाद में उन्होंने कैपिटल रेज किया है उससे इक्विटी कलेक्ट किया, राइट? तो बैंक को दो तरीके से पैसे आते हैं, एक खुद की इक्विटी होती है और दूसरा बाहर से जो लायबिलिटी साइड से उनको पैसे आ रहे हैं, जैसे डिपॉजिट से हो गए, हाँ। और रेज कर रहे हैं, मतलब बाहर से लोन ले रहे हैं वो लोग, तो वहां से पैसे आ रहे हैं। तो इक्विटी पे रिटर्न का मतलब हुआ कि इन्वेस्टर्स का रिटर्न नहीं है, ये शेयर होल्डर्स का रिटर्न है, राइट? शेयर होल्डर्स का एज इन लाइक शेयर होल्डर की जो इक्विटी है उस पे ये 17% का रिटर्न दे रहा है बैंक, दैट्स व्हाट इट मींस, राइट? ठीक है। Then you also see return on assets. So assets is equity plus liabilities, दोनों को मिला के assets बनते हैं, राइट? तो उस पे कितना रिटर्न आ रहा है? तो जनरली बैंक में रिटर्न ऑन एसेट जो होता है दैट्स अराउंड 4 to आई थिंक इसका आरओए अगर हम देखें रिटर्न ऑन एसेट, तो इट विल बी रिटर्न ऑन एसेट इज 2% हियर, और Okay. ऑलमोस्ट 2% रिटर्न ऑन एसेट है इनका। इज इट गुड और बैड? बैंक्स के लिए इट्स गुड, इट्स नाइस। Okay. For NBFCs it should be higher, but for banks it's good, because banks क्या है ना कि बहुत कम इंटरेस्ट पे हाँ, राइट। लायबिलिटी साइड आता है, मतलब जो right? And छोटे they- छोटे लोन देने वाले लोग होते हैं, जो छोटे बैंक्स या छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो 15-15, 18-18%, 20-20% तक चली जाती है। हाँ ये लोग ज्यादातर 8 से 12% के बीच में होते हैं। हाँ, ये लोग वैसे सेगमेंट में लोन देते हैं, राइट? और
बैंक के पास एडवांटेज ये होता है कि इनके पास डिपॉजिट्स आता है, डिपॉजिट्स इज बेसिकली सेविंग्स अकाउंट में उनको 2-3% 4% देना पड़ता है, वेराज एनबीएफसीज के पास डिपॉजिट नहीं आता तो उनको 7-8% 10% पे उनको पैसे मिलते हैं, राइट। तो रिटर्न ऑन एसेट्स बैंक्स का जनरली 2% के आसपास 3% के आसपास होता है। आई थिंक अगर आप जैसे कोटक का भी देखोगे तो या 3% 2.5% से ऊपर है थोड़ा सा। हाँ राइट, इसका थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ये बैंक अच्छे ये जॉब कर रहा है हाँ इन बुकिंग देयर एसेट्स, मतलब उस पर कमाने में। हाँ, रिटर्न ऑन एसेट्स इनका बेटर है, स्टॉक पी ऑलमोस्ट बराबर है जो एचडीएफसी का था, वैसे ही है। बट आरओई आप देखो इनका थोड़ा कम है, 15% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 15 है, और उन एचडीएफसी का कितना था? एचडीएफसी का 17% था, और एचडीएफसी का अभी मर्जर भी हुआ है तो वो भी एक राइट, चीज फैक्टर देखना पड़ेगा, बिकॉज इट ऑल्सो इट्स प्रॉब्ली अ कंसोलिडेटेड नंबर। राइट। मर्जर भी हुआ है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई है अच्छा, यहाँ। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है ये, हाँ एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के साथ मर्ज हुआ है ना, नॉर्मल हाँ एचडीएफसी, वो हाँ, उनका क्या कोर बिजनेस था? उनका होम लोन का कोर बिजनेस था। होम लोन का था। तो हम्म ये मेरा, तो मैंने ना, मैं पर्सनली सोच रहा था, बताना मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ एज अ इंडिविजुअल, कि हम्म जैसे एच डी अभी बैंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे। हम्म तो क्या ये एच डी एफ सी का प्लान हो सकता है कि एच डी एफ सी को उन्होंने इस वजह से मर्ज किया कि उन्हें मालूम है कि अब बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट नहीं आएंगे इन फ्यूचर, हम्म और जब अगर मैं एच डी एफ सी को उसके साथ मर्ज करूंगा हम्म तो एटलीस्ट मेरा जो है जो मुझे मालूम है जो मेरा लॉस हो रहा है या होगा, फोरसी कर रहा है वो, कि हम्म मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैं उस वाले बिजनेस से उसे ज्वाइन करके बढ़ा सकता हूँ। हम्म। क्या ये पॉसिबल है? मतलब मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम लेमैन की तरह सोच रहा हूँ मैं इसको। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से उन्होंने मर्ज किया, क्योंकि जब मर्जर किया था तो उस वक्त डिपॉजिट की चीज़ें नहीं चल रही, डिपॉजिट का क्राइसिस नहीं चल रहा लेकिन क्या था। डिपॉजिट का क्राइसिस इससे सॉल्व होता है? I don't think so, because deposit HDFC bank, so banks are जहाँ deposits आती हैं. I think HDFC some certain NBFCs can also take deposit, and HDFC भी शायद deposit लेता था, but that was of course one of the reasons. But I think का major reason merger का ये था कि cross selling opportunity काफी बढ़ जाते हैं HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के साथ। तो वो So क्रॉस सेलिंग का मतलब है अर्निंग बढ़ जाती है, राइट? हाँ, अर्निंग बढ़ तो जाती है मैं, मतलब मैं हाँ अभी भी उसी चीज पे बोल रहा हूँ कि उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने डेटा को रीड करा, मे बी शायद उन्होंने अर्ली साइन देखे हो उस चीज के, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है जहां तक मुझे लगता है, मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है ये। क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगेन अ हम्म, पॉसिबिलिटी एज एन अजम्पशन, कि उन्होंने ये देखा कि ऐसा हो सकता है, हो रहा है स्लोली, हम्म, एंड उन्होंने सोचा हो कि यार हमने एच डी एफ सी को ना मर्ज कर देते हैं इसके साथ, इससे हम्म, हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हम्म। ये मतलब, और हमें मालूम है कि फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है कि बैंक्स में लोग ज्यादा डिपॉजिट नहीं डालें, तो हमें एक और अपने बिजनेस को मर्ज करना चाहिए, इससे ये फायदा भी होगा अपार्ट फ्रॉम क्रॉस सेलिंग। यस, सो ऑफ कोर्स लाइक ये सारे सिनर्जीज थे, इसीलिए इन्होंने डिसीजन लिया मर्ज करने का। हम्म। बट इवेंचुअली रीजन क्या था वो तो मतलब मैनेजमेंट तो ही बेटा बेटर बेटर पता होगा। पता होगा, बट हाँ, मर्ज करने के सिनर्जीज की वजह से ही मर्ज किया इन्होंने। अब यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ, अगर मेरा टेक मैं बोल रहा हूँ, और सौरभ मुखर्जी की बात सुन रहा हूँ मैं, कि हम्म यार हर 3 साल में यूजली डबल हो जाता है, दो वो नहीं हुआ है लास्ट 3 साल में, और हर हम्म 10 साल में 10 टाइम्स हो जाता है, बिकॉज हम्म सेल्स ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। हम्म अगर हम मान के चलते हैं ये ग्रो करता है, हम्म अगले 3 साल में डबल होता है, तो हम्म। ये नंबर्स कहाँ कहाँ चेंज होंगे? क्या मार्केट कैप चेंज होगी और कितनी हो जाएगी? और एज सो पर यू। बैंक्स के केस में अगर आप हर 3 साल में डबल कर रहे हो और आप बिना इक्विटी को डाइल्यूट किए डबल कर रहे हो, दैट मीन्स कि इक्विटी आपकी डाइल्यूट नहीं हो रही है, राइट। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर, लाइक यस बैंक का आपने नाम सुना होगा, हाँ राइट। राइट। तो जब यस बैंक का स्टॉक क्रैश किया था, आई थिंक 4-5 साल पहले, यहाँ इस केस में जब क्रैश किया था तो इट वाज, ये नॉर्मलाइज्ड प्राइस है तो 68 के आसपास था, और हम्म। आज के डेट में 24 के आसपास है, 23 के आसपास है। दैट मीन्स कि अपने हाई हाई से ऑलमोस्ट 1/3 से भी कम है, अभी 1/3 के आसपास है, राइट। बट जब क्रैश किया था तो उस वक्त इसका मार्केट कैप अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास था, जहां तक मुझे याद है, राइट।
आज मार्केट कैप इसका 73,000 करोड़ है, विच मीन्स कि मार्केट कैप बढ़ा है पहले से, राइट, बट प्राइस वन थर्ड है, प्राइस अभी भी वन थर्ड है, राइट। इसका रीजन ये है कि मार्केट कैप तो बढ़ा, लेकिन इक्विटी इतनी डाइल्यूट हुई कि बेसिकली आपका जो पर शेयर प्राइस है वो नहीं बढ़ा, वो कम हो गया बेसिकली, राइट। तो ऐसा भी होता है बैंक्स में काफी कि इक्विटी डाइल्यूट होती है कई बार, और उसकी वजह से आपका मार्केट कैप तो बढ़ता है लेकिन प्राइस शेयर प्राइस नहीं बढ़ता, तो ये भी होता है कई बार। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है क्या? हाँ, अगर इक्विटी डाइल्यूट नहीं हो रही है या बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं हो रही है तो फिर मतलब मार्केट कैप के साथ साथ शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा, और मार्केट कैप ग्रो तब करेगा जब आपका अर्निंग्स ग्रो करेगा, एसेंशियली अर्निंग्स ग्रो करेगा। तो एचडीएफसी बैंक को डबल होने के लिए क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? पहली चीज तो उसको अपनी अर्निंग्स को ग्रो करनी पड़ेगी, अर्निंग शुड बी ग्रोइंग, राइट। और अभी थोड़ा सा आई थिंक अर्निंग्स आर ग्रोइंग, बट अर्निंग्स आई थिंक ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मर्जर्स के बाद का अर्निंग, राइट। ओके। सो दैट इज लाइक अ यू कैन से दीज अर्निंग्स शुड बी ट्रैक्ड फ्रॉम हियर ऑन ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर का अर्निंग है इट्स आई थिंक मर्जर के बाद अर्निंग ग्रो की है, तो अगर राइट। मान लो इनकी अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, तो स्टॉक मार्केट उसके हिसाब से इंक्रीज होगा, उसका प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देयर कैन बी पीरियड जब अर्निंग ग्रो कर रही है लेकिन स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट है, क्योंकि स्टॉक प्राइस इन द शॉर्ट टर्म इज बेसिकली जस्ट अ वोटिंग मशीन जो कि फेवर करता है सर्टेन सेक्टर्स को, हम्म। एंड हो सकता है बैंक्स को फेवर अभी नहीं कर रहा है, बट इवेंचुअली यस, इन द लॉन्ग टर्म अगर अर्निंग ग्रो कर रही है तो उसके साथ हम्म। साथ प्राइस ग्रो करेगी, अगर वो स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है तो। और अच्छा, ओवर तो अभी करेंटली एज पर यू इज इट ओवर वैल्यूड? इट इज फेयरली वैल्यूड, क्योंकि पी स्टॉक पी भी 18 है, प्राइस टू बुक भी अराउंड 2.7 है, विच इज लाइक फेयरली वैल्यूड। अगर आप पीयर्स में भी देखो तो मोस्ट ऑफ द अच्छे बैंक्स का जो प्राइस टू बुक है वो 2.7, 3.3, 2.3 इसी के अराउंड है, तो फेयरली वैल्यूड है, मेरे को तो लगता है ये। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, लेट्स सपोज अगर मेरे पास मेरी अर्निंग 25% से ग्रो कर रही है नाउ ऑनवर्ड्स, हम्म। हम नाउ ऑनवर्ड्स की बात करते हैं, जैसे यू सेड कि मर्जर हो चुका है, हाँ। और मैं 10 साल तक इनकी अर्निंग्स ऐसी ग्रो करती हैं, तो हम्म। तुम्हें क्या लगता है 10 साल एक लॉन्ग इनफ टाइम होराइजन है एक प्राइस, एक स्टॉक मार्केट के प्राइस में उछाल हाँ। आने के लिए? हाँ बिल्कुल, मतलब 10 साल तक अगर अर्निंग्स लगातार ग्रो कर रही है तो देयर इज अ गुड चांस कि प्राइस कैचअप कर जाएगा आफ्टर और वो। फिर हमारे चांसेस हैं कि ये प्राइस हो सकता है डबल ट्रिपल और इवन 10 टाइम्स तक पहुंच सकता हाँ, है। क्योंकि अब ऐसा होगा ना कि अभी जैसे कुछ सेक्टर्स फेवर में है, कुछ सालों के बाद बैंक फिर से फेवर में आएगा, ठीक है, कभी भी हो सकता है, अगले महीने से हो सकता है, अगले साल हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, तो इट इज लाइक अप टू द मार्केट टू डिसाइड, और राइट। बैंक फेवर्स में आने का मतलब ये हुआ कि बैंक के पास पैसा आने लग गया, ये हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि मार्केट को ऐसा लगने लग गया कि बैंक सब अच्छा करेंगे फ्यूचर में, राइट। मतलब बैंक ज्यादा पैसे कमा के देंगे, हाँ, ज्यादा पैसा प्रॉफिट कमा। ज्यादा बना के देंगे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ। तो ओके। जब बैंक एज अ सेक्टर अच्छा करना शुरू कर देगा तो लाइक ऑफ कोर्स अगर जो बैंक्स अच्छा कर रही हैं, अर्निंग्स उनका अच्छा हो रहा है, तो उनका प्राइस भी अप्रिशिएट और करेगा। यूजुअली ये कब होता है एज पर यू फंडामेंटली? अब ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, आई डोंट थिंक कि ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट यूजुअली सर्टेन हाइक साइकिल, रेट साइकिल्स होते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैपन, लाइक जैसे अभी रेट कट का अनाउंसमेंट आया यूएस में, कुछ टाइम के बाद शायद इंडिया में भी होगा, रेट कट के अनाउंसमेंट के बाद फिर लाइक वील हैव बैंक्स रैली को अगर। ऑफ पीपल टेकिंग मोर लोन फ्रॉम द बैंक्स। Yes, people will start taking more loan. Bank will be able to raise money at a lower rate, right? तो ये सब चीजें होंगी, and इसकी वजह से मतलब बैंक्स फिर अच्छा करना शुरू कर सकती हैं। एंड तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द करंट इन्फ्लेशन इन द कंट्री, बिकॉज अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, राइट? हाँ, मतलब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, यस। तो आरबीआई हैज़ टू टेक अ बेट ऑन इट, मतलब हैज़ टू टेक अ डिसीजन कि अभी इन्फ्लेशन हमारी ये है, हम थोड़ा हाँ सा टैप खोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट के लिए और वो बिल्कुल। मैनेज करेंगे, राइट? बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो अब हम एक और स्टॉक करते हैं। लेट्स टेक अनदर वन ऑफ योर चॉइस विच यू वांट कमेंट ऑन। सो फाइनेंशियल सेक्टर में एक स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, विच दिस स्टॉक हैज गिवन मी ऑलमोस्ट
4x return so far. आनंद राठी. Anand Rathi, right? Okay. So this is also फाइनेंशियल सेक्टर में स्टॉक, बट इसका बिजनेस मॉडल जो है वो बैंक से या लेंडिंग बिजनेस से काफी अलग है, राइट? सो बैंक्स में क्या होता है कि बैंक्स दूसरों को पैसा देती है, ये क्या करती है, दूसरों से पैसा लेती है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस मॉडल, राइट? सो बैंक्स आपको लोन देगी, तो बैंक्स अपने बैलेंस शीट से उठा के आपको पैसा देगी, राइट? तो लेंडिंग बिजनेस ऐसे काम करता है. और फिर जब आप पैसा वापस देते हो बैंक्स को, तो सर्टेन इंटरेस्ट के साथ वापस करते हो, तो बैंक्स उस इंटरेस्ट पे पैसा बनाती है, राइट? ये जो कंपनी है, दिस इज इन द सेक्टर ऑफ समथिंग कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट, राइट? एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आप दूसरों से पैसा लेते हो. दैट मीन्स कि आपको, इस कंपनी को हमारे जैसे लोग पैसा देंगे, एंड ये कंपनी उनके पैसे को मैनेज करेगी, ग्रो करने की कोशिश करेगी, राइट? एसेट उनका मैनेज करेगी, ग्रो करने की कोशिश करेगी, राइट? सो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बैंक से काफी बेटर है, बिकॉज बैंक्स में क्या है कि आपने पैसा दिया, और अगर सामने वाले ने पैसा नहीं लौटाया, और मान लो लौटाया भी, मान लो उसके 50 EMIs थे, 50 EMIs में से 40 EMI उसने लौटाया, लास्ट का 10 EMI उसने नहीं लौटाया, तो लास्ट के 10 या 5 EMI में ही बैंक पैसा बनाती है. और अगर वो मिस हो गया, तो वो पूरा का पूरा लोन उसके लिए, बैंक के लिए खराब हो गया, अर्निंग्स पूरा उसका खराब हो गया, राइट? तो बैंक इज अ वेरी हाई रिस्क बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? कि हमें ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द टेन्योर ये इंश्योर करना है बैंक्स के केस में या एनी लेंडिंग बिजनेस के केस में कि पैसा पूरा वापस आए उनको. और पूरा वापस आने के लिए बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट? वो बंदे का जॉब जा सकता है, बंदे का बिजनेस खराब हो सकता है, बंदे का like there can be n number of reasons why a person might not be able to pay back his loan, right? तो इसकी वजह से बैंक इज अ वेरी हाई रिस्क बिजनेस वेयर योर रिस्क असेसमेंट मॉडल्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, राइट? तो जो अच्छे बैंक्स होते हैं उनका जो रिस्क असेसमेंट होता है बहुत स्ट्रांग होता है, एंड इसकी वजह से वो पैसा अच्छा बना पाते हैं. बिकॉज बैंक में ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, ग्रोथ भर भर के है, एवरीबडी इज रेडी टू टेक अ लोन, राइट? बट बैंक में रिस्क असेसमेंट की कमी है. तो कुछ लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसे केस इन पॉइंट यस बैंक बहुत अग्रेसिव हो गया, और उसने ऐसे अनाप शनाप लेंडिंग करना शुरू कर दिया, एंड देन एक दो अकाउंट्स उसके डूबे और पूरा का पूरा एसेट क्वालिटी खराब हो गया, राइट? तो ये बैंक्स के बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है. अच्छी बात ये है कि अगर बैंक्स में आप अच्छा मैनेजमेंट ढूंढ लेते हो, अच्छा रिस्क असेसमेंट ढूंढ लेते हो, और लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहता है, तो बैंक्स पैसा बहुत बनाती है क्योंकि ग्रोथ की कमी नहीं है. ऑन द अदर स्पेक्ट्रम, ये जो बिजनेस है आनंद राठी वेल्थ, दिस इज अ बिजनेस वेयर पीपल विल गिव दिस कंपनी मनी टू मैनेज. अब लोग दूसरों को पैसे क्यों देंगे, कब देंगे मैनेज करने के लिए? और इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट HNIs एंड UHNIs, अल्ट्रा HNIs एंड HNIs की बात कर रहे हैं हम. आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो हम लोग म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं पैसा, राइट? हम बात कर रहे हैं HNIs और UHNIs कितनी वर्थ वाले होते हैं यूजुअली बंदे? ऐसे लोग जो यूजुअली जिनका नेटवर्थ 5 करोड़ या उससे ऊपर है, ऐसे लोग HNIs होते हैं. HNIs हो गए जिनके 5 करोड़, और अल्ट्रा वाले हो गए जो 100 50 करोड़ के आस. हाँ 50 50 करोड़. करोड़ से ऊपर कह सकते ओके. हैं, राइट? तो मतलब वो लोग पैसा देते हैं कि हमारा पैसा लो, हाँ, और उस पैसे को क्या करना है इन लोगों ने? इन लोगों ने उनको मैनेज करना है, उन पे एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट करना है रिस्क को मैनेज करते हुए, राइट? सो HNIs का ये गोल नहीं होता कि मेरा वेल्थ बहुत तेजी से ग्रो करे, बिकॉज उनका वेल्थ बन चुका है, और जो बन रहा है वो सोर्स काफी अच्छा है उनका, राइट? सो मोस्ट ऑफ द HNIs आर लाइक ईदर मेकिंग द वेल्थ फ्रॉम देयर बिजनेस, और उनके पास से इनहेरिटेंस से मिला है उनको, या फिर उनका बहुत इलस्ट्रियस करियर है वहां से मिल रहा है उनको. सो दे आर मोर फोकस्ड ऑन दोज थिंग्स बेसिकली, राइट? और ये लोग का गोल ये होता है कि मैंने जो ये वेल्थ बनाया है ये प्रिजर्व हो, राइट? इस पे एक अच्छा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आए, एंड ऐसा ज्यादा रिस्क इसमें ना हो. तो ये लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसे नहीं डालते, ये लोग डालते हैं ऐसी जगह पे जहां इनका वेल्थ मैनेज हो सके, और इनके और भी बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे टैक्स कंसिडरेशन हो गया, एस्टेट प्लानिंग हो गया, तो ये सब चीजें होती है. तो इनको एक बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस चाहिए होती है. तो HNIs अपना वेल्थ किसी को मैनेज करने के लिए तभी देते हैं जब वो ट्रस्ट फैक्टर काफी हाई होता है, और ये बहुत ही रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस है, वेर इन लाइक दे सॉर्ट ऑफ ट्राई टू, जो इनके RMs होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ HNIs का रिलेशन काफी स्ट्रांग होता है,
राइट, और बहुत ही पर्सनलाइज्ड सेगमेंट है ये, अनलाइक लेट्स से म्यूचुअल फंड जहां मतलब हर कोई भी खरीद सकता है, दैट्स फॉर मास पीपल। ओके, ठीक है। तो इस बिजनेस में सर्टेन इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। पहला चीज तो ये कैपिटल लाइट है, इसको कैपिटल रेज करने की कहीं से जरूरत नहीं है, इसको कैपिटल अपना एच दे रहे हैं, दूसरे लोग दे रहे हैं इसको अपना कैपिटल मैनेज करने के लिए, राइट। सेकेंड चीज है इसका कि इट डजन रिक्वायर एनी कैपेक्स, बस इसको ब्रांचेस ओपन करने हैं और एच के पास आना है। अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया है तो एच अपने, तो इनका ग्रोथ का बहुत मल्टीपल लेवर्स है। एक तो मार्केट से रिटर्न आएगा इनके एसेट्स पे, दैट्स नंबर वन लेवर ऑफ ग्रोथ। दूसरा, इनको एच अगर इन पे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तो अपना वॉलेट शेयर और बढ़ाएंगे। पहले उन्होंने छोटा अमाउंट दिया होगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे बिकॉज उनको लगेगा कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा, एच में जो अपने नेटवर्क में होते हैं वो लोग रेफर करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी इनमें पैसा डालो, तो वो लोग अपने नेटवर्क से पैसे आएंगे। और चौथा, जब ये नए आरएम्स रिलेशनशिप मैनेजर्स हायर करते हैं तो रिलेशनशिप मैनेजर जैसा मैंने बताया कि अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बरकरार रखते हैं, बना के रखते हैं, तो वो लोग नए क्लाइंट्स लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये 3-4 अलग अलग तरीके से इनके ग्रोथ के लेवर्स पुल होते हैं, राइट। तो इनका काफी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, एसेट लाइट है और इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं हाँ, देख रहा हूँ इनके नंबर्स बड़े अच्छे हैं। और देख सकते हो आप कि मतलब इनका ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट और तेजी से हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली लाइक इनको मल्टीपल लेवल्स ऑफ ग्रोथ है यहाँ पे। और ये जो प्रॉफिट्स हैं ये सीआर्स में है क्या? कौन सी? नीचे वहाँ पे प्रॉफिट्स लिखा हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या ये सब? right? हाँ। हाँ, ये सब करोड़ में है। यस। तो मतलब इनका 2021 में जून में 43 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून 2024 में इनका 98 है, जो कि इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर लिया है, डबल से थोड़ा सा ऊपर ही। और नेट प्रॉफिट क्या होता है अपना यहाँ पे? सो नेट प्रॉफिट इज दिस, एज यू कैन सी, ये सारे 73 CR। 73 CR इनके लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था। ये वो प्रॉफिट है टैक्स पे करने के बाद? हाँ, ये टैक्स पे करने के बाद 26% इन्होंने टैक्स पे किया है, उसके बाद नेट प्रॉफिट ये है। ओके, सो दे आर ग्रोइंग गुड एंड देयर प्रॉफिट इज जंपिंग रियली रियली गुड, है ना? यस, यस। ओके। सो इनका ग्रोथ भी अच्छा है, इनका बिजनेस मॉडल भी। सो वॉरेन बफेट ने एक फ्रेमवर्क दिया था ग्रेट गुड ग्रूसम का, राइट। ओके। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट: ग्रेट बिजनेस, गुड बिजनेस, ग्रूसम बिजनेस। ग्रेट बिजनेस वो बिजनेसेस है जिनको ग्रो करने के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता, राइट। Any business which sort of can grow without the need of too much capital, right? बहुत कैपिटल लाइट होते हैं, एसेट लाइट होते हैं, और उनको नया पैसा बनाने के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता। इनफैक्ट ई कॉमर्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट बिजनेस। बट हाँ, ग्रेट बिजनेस में एक और चीज होती है कि मोट स्ट्रांग होता है, जहां कैपिटल भी नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, मोट भी स्ट्रांग है। तो इस केस में, आनंद राठी के केस में, मोट भी है बिकॉज जैसा मैंने बताया कि लोग अपने पैसे को दूसरों को तब तक नहीं देंगे जब तक कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई नहीं रहेगा, जब तक कि वो पर्सनलाइज रिलेशनशिप नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ मोट भी स्ट्रांग है। दूसरा चीज, इनका कैपिटल लाइट भी बिजनेस है, मतलब इनको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को रन करने के लिए, राइट। एंड गुड बिजनेसेस वो होते हैं जहां कैपिटल की जरूरत होती है बट कैपिटल पे रिटर्न अच्छा आता है, राइट। तो आपने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में आपने 20% रिटर्न कमाया, फिर नया ग्रोथ करना है तो एक नई फैक्ट्री लगानी होगी, तो ये कैपिटल पे रिटर्न आ रहा है, रिटर्न अच्छा आ रहा है, बट कैपिटल चाहिए आपको ग्रो करने के लिए। रेस्टोरेंट इज अ गुड बिजनेस, आप कह सकते हो। इवन फैक्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अच्छी बिजनेसेस हैं। दीज आर कैटेगरीज ऑफ गुड बिजनेसेस। एंड देन देयर आर ग्रूसम बिजनेसेस, जहां की ग्रोथ के लिए आपको ग्रोथ पे रिटर्न, सॉरी, कैपिटल पे आपको रिटर्न बहुत कम आता है, 5%, 6%, 10% का रिटर्न आएगा कैपिटल पे। एंड हमेशा कैपिटल उसको चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर न्यू कैपिटल टू ग्रो, राइट। सो ग्रूसम बिजनेसेस आर दोज काइंड ऑफ बिजनेसेस। सो द आइडियल थिंग इज टू फोकस टू फाइंड ग्रेट बिजनेसेस, और ग्रेट बिजनेसेस बहुत कम होते हैं, एटलीस्ट लाइक अपने ग्रोइंग फेज में ग्रेट बिजनेसेस मिलना इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। गुड बिजनेसेस जो होते हैं वो काफी हैं, ग्रूसम बिजनेसेस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, गुड एंड ग्रेट पे फोकस करना चाहिए। गुड एंड ग्रेट पे, और ये ग्रेट बिजनेस है। आनंद राठी इस फ्रेमवर्क के अंदर तो ग्रेट बिजनेस लगता है मुझे। तो अभी ये जहां तक चल रहा है, मुझे दिख रहा है 3814 रुपीज का एक शेयर है। हाँ, तो इसकी लास्ट 3 साल में ग्रोथ कैसी रही है शेयर के मामले में?
शेयर के मामले में लास्ट 3 साल में आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 600 से 3800 हुआ है, विच इज लाइक सिक्स ऑलमोस्ट सिक्स टाइम्स 6 times ग्रोथ। तो ये अचानक से ग्रोथ होने का क्या रीजन है कि एकदम से शूट अप किया? ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट हुआ या कुछ स्पेशल तो कुछ रीजन जैसा मैंने बताया कि लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, राइट। हम्म लोगों को ये समझ आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। अब धीरे हम्म धीरे बहुत तेजी से लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। नाउ हम्म ये एक जनरल सी नैरेटिव बन गई है कंट्री में, राइट, कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। हम्म अब एचएनआईज और यूएचएनआईज को भी ये चीज लग रहा है कि यार मेरे तो एसेट्स फंसे हुए थे रियल स्टेट में, गोल्ड या में, मोस्टली लाइक लोगों के मतलब रियल स्टेट और गोल्ड वगैरह ऐसे एसेट क्लासेस में फंसे हुए रहते हैं, बट इनको अब पता चल रहा है कि यार फाइनेंशियल एसेट में आना जरूरी है। तो ये जो पूरा नैरेटिव इंडिया का बन रहा है कैपिटल मार्केट का, इस नैरेटिव पे ये प्ले है आनंद राठी। तो एज एंड वेन, तो दो चीजें हो रही है, एक तो एचएनआईज की संख्या ही बढ़ रही है, पीपल, हाँ मोर एंड मोर पीपल बिकमिंग एचएनआईज, एंड दूसरा एचएनआईज अपना जो वॉलेट शेयर है ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस से कैपिटल मार्केट में अपना शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट। इस वक्त क्या ये शेयर बहुत महंगा है या ये फेयर वैल्यू है सो एज पर यू? मेरा बायस्ड है काफी ओपिनियन, और मैं रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, बट मुझे लगता है कि मैं होल्ड करूंगा इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये। क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट इंडिया में बहुत ही नेसेंट है, बहुत ही अभी स्टार्ट हुआ है ये चीज, ये पूरा इंडस्ट्री, राइट। तो आनंद राठी भी आई थिंक लाइक शायद 10 साल 95 या, लिखा है उसमें, हाँ, 95 में इन्होंने शायद किया है। इनकॉर्पोरेट किया था। बट ये जो वेल्थ मैनेजमेंट इनका पार्ट है, दैट इज समथिंग दैट दे स्टार्टेड लेटर ऑन। शुरुआत में ये लोग ब्रोकरेज वगैरह करते थे, तो इन्होंने अच्छा, पहले मतलब एज अ ब्रोकर मैनेज करते थे लोगों के, सब लोगों के करते थे। एचएनआईज वाला काम इन्होंने रिसेंटली किया है एज पर यू। रिसेंटली स्टार्ट किया, आई थिंक 10 साल भी नहीं हुए होंगे उनको स्टार्ट किए हुए। तो आई थिंक ये जो पूरा वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है, आपने यूएस में नाम सुना होगा जेपी मॉर्गन का, यस, मॉर्गन स्टैनली का, या राइट। गोल्डमैन सैक्स का, राइट। सो दीज आर लाइक बिग कंपनीज विच केटर टू एचएनआईज एंड यूएचएनआईज, राइट। ओके। तो इस सेक्टर का इंडिया में शुरुआत हो रहा है एज एंड व्हेन वी आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर वेल्थ। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरी है मेरे हिसाब से, और जिसका हम अभी सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया। तो मतलब तो इस वाले स्टॉक्स में तुम क्या चेक करते हो? अगर मान लो मैं आज अगर एंटर करना चाहूँ इसमें, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन बट स्टिल, अगर मैं आज इन्वेस्ट करना चाहूँ तो क्या ये इन्वेस्टेबल है एज पर योर ओपिनियन? ये तो कंप्लीटली आपके कन्विक्शन और आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आज तुम होते, आज अपने लिए बताओ, लोगों के लिए हाँ, तो हम बता ही नहीं सकते, वी आर नॉट कैपेबल टू डू दैट। तो एज मेरा पर यू, तो माई मनी इज वेयर द माउथ इज, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड दिस इज वन ऑफ माई टॉप होल्डिंग्स। तो नहीं इस ऑब्वियसली प्राइस पे भी क्या तुम इन्वेस्ट करते? इस प्राइस पे भी आज भी एंटर करते? शायद, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, मैं करता। मतलब और तुम्हें लग रहा है कि ये प्राइस में अभी भी ये फेयर वैल्यूड ही है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है फेयर वैल्यूड है, बिकॉज आप अगर लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखते हो हम्म जनरली, राइट, तो लास्ट क्वार्टर में इसने 73 करोड़ का प्रॉफिट किया। राइट। एंड इफ यू सी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस, तो अगर जैसे 30 करोड़ का जून में इसने किया, तो नेक्स्ट सर्टेन क्वार्टर्स में 30 या 30 से ज्यादा ही किया, राइट। हाँ 40 का अगर इसने जून जून में किया, तो नेक्स्ट क्वार्टर्स में 40 से ज्यादा ही किया, ठीक है। तो अब 50 ये किया, 50 का किया तो फिर 50 का किया, तो इसका मतलब 50 से एज ज्यादा पर ही। हाँ, ओके। सो दैट मीन्स कि इसने 73 का अगर लास्ट क्वार्टर में किया, Q1 में किया, तो या तो 73 या 73 से ज्यादा ही करेगा। और सो ऐसा दैट इस वजह से हो रहा होगा कि जो एच एन आईज हैं वो टिक के बैठ गए इसके पास, और वो जो फीस दे रहे उनका, होंगे वो एक काइंड ऑफ, अब वो हाँ थोड़ी सस्टेन चलेगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आएंगे, तो चांसेस है हाँ, कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने लेट्स सपोज 2-3 क्वार्टर तक सेम करते हैं तो इट्स प्लेइंग द स्टोरी। फिर नेक्स्ट यस, ईयर अगर मान लो सेम टाइम पे इट ग्रू टू 140, तो दैट मीन्स अच्छा 140 तो इनका बन गया कि 140 एज पर हिस्ट्री बनना चाहिए, एज पर हिस्ट्री दैन द चार्ट। हाँ। सो बेसिकली इस क्वार्टर में इसने 73 किया है, तो वी कैन अज्यूम कि नेक्स्ट फुल ईयर में 17 to 4 तो करेंगे मिनिमम, इतना तो करेंगे, राइट। तो दैट मीन्स कि 17 to 4 इज लाइक अराउंड 280-290 के आसपास का प्रॉफिट फुल ईयर इनका रहने वाला है, राइट। तो 290 के प्रॉफिट पे इट्स अराउंड 50p के आसपास आ जाएगा, राइट। तो कैसे 50p कैसे ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला? ये निकाला क्योंकि इन्होंने 70 का इस क्वार्टर में किया है। तो हाँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वार्टर का परफॉर्मेंस, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में इन्होंने 73 या उससे ऊपर ही करना है, हाँ राइट। तो फुल ईयर का परफॉर्मेंस वुड बिकम 73 into 4 कह सकते हो आप, 73 राइट। इंटू 4, ठीक है। या सो दैट इज 292,
290 के ओके आसपास। तो ओके करंट जो मार्केट कैप है इनका, विच इज 15,972, इससे आप डिवाइड कर दो ये सब टू 292, नाइन्टी को 15972 डिवाइडेड बाय 290, 290, यस। दैट इज 55। हाँ। हाँ, तो अराउंड 55 का पीई पे आपको, फॉरवर्ड अर्निंग के पीई पे आपको ये मिल रहा है स्टॉक, राइट? विच इज नॉट दैट लो, एक्सपेंसिव बट इट्स ऑल्सो नॉट, इट्स रीजनेबल गिवन इट्स ग्रोथ, इसका ग्रोथ, ग्रोथ जो है। बिकॉज तुम्हारा कन्विक्शन ये कहता है कि ये ग्रोथ इंडस्ट्री है, मैं इसके लिए इतना प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं, और मुझे मालूम है कि फ्यूचर कैश फ्लो में मुझे अभी भी ये सस्ती ही हाँ, पड़ेगी उस हिसाब से। एग्जैक्टली exactly. और ये अच्छी बात इसकी ये भी है कि इट्स अ वेरी कैश रिच बिजनेस, मतलब इसको नया पैसा नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। एक रिलेशनशिप मैनेजर 1 करोड़ भी मैनेज कर सकता है, 100 करोड़ भी मैनेज कर सकता है, राइट? फॉर द सेम कैपिटल, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ ओपेक्स, इट कैन एक्चुअली ग्रो मच फास्टर, राइट? तो ये इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें स्टोरी लाइनअप करूं, अगर मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में यकीन करता हूं हाँ। और मैं आनंद राठी पे यकीन रखता हूं, हम्म। तो मेरा लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा अच्छा। और अगर मैं इंडिया पे बुलिश नहीं हूं और मैं फोर्सी कर रहा हूं कि नहीं यार 3 साल में तो भाई साहब बियर हो जाएगा, फिर मेरे हम्म। लिए स्टोरी उल्टी टर्न कर सकती है, पॉसिबिलिटी। यस यस यस। सो हाँ, ये अल्टीमेटली इंडिया पे बुलिश होने वाली स्टोरी है। अल्टीमेटली इट्स अ स्टोरी ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया, राइट? एंड किसी भी इकोनॉमी में जब लोग प्रॉस्पर होते हैं तो एच एन आईज का क्रिएशन होता है, अल्ट्रा एच एन आईज का क्रिएशन होता है। और जब अल्ट्रा एच एन आईज एंड एच एन आईज का क्रिएशन होता है तो उनको अल्टीमेटली अपने वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए सर्टन कंपनी चाहिए होती है। एंड लाइक बैंक्स, अब बैंक्स आपने देखा होगा कि लाइक देर आर हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स आउट देयर, राइट। राइट? Hundreds of NBFCs out there, but ये वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में देर आर वेरी फ्यू प्लेयर, 5 प्लेयर्स भी होंगे, भी नहीं होंगे यहाँ पे, तो राइट? इनके बिकॉज ये पास वो फायदा भी हो रहा है कि इनके पास कुछ ही कॉन्सेंट्रेटेड कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, तो करती लोगों हैं। के पास ऑप्शन कम है और इनके पास इनका नाम है, परफॉर्मेंस है, तो वो एग्जैक्टली इस वजह से ये ज्यादा ग्रो करेगी अभी। एग्जैक्टली। तो जितना भी नया पैसा वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में आएगा वो इन्हीं 5 कंपनी के अंदर जाएगा, राइट? तो इसलिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पोजिशन है। इंटरेस्टिंग यार, मतलब दिस इज गुड, हम कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे मैं एटलीस्ट मेरी तो बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, वरना मैं तो किस तरीके से समझता है इन चीज़ों को। हम्म। ग्रेट। तो इसके क्या कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं जिनको तुम हाँ देखते हो? हाँ, जैसे आपके नुवामा करके एक है कॉम्पिटिटर, ये भी एक कॉम्पिटिटर है जो कि, नुवामा, हाँ, जो जिसकी मार्केट कैप इससे थोड़ी सी बड़ी है। थोड़ी सी बड़ी है और प्राइस थोड़ा सा कम भी है। हाँ, वो हाफ है। हाँ, हाफ हाफ है नुआमो तो का। इसकी इसकी इसका क्या सीन है, इसने इतना ग्रो क्यों नहीं करा होगा एज पर यू? सो आई थिंक ये मार्केट में थोड़ा सा नया प्लेयर है, और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो फॉरेन कोई कंपनी है, जिसकी इसका प्रमोटर शायद कोई फॉरेन कंपनी है। और आई थिंक इस बिजनेस को अगर हम वो देखें, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पुरानी भी नहीं दिख रही मुझे, सिर्फ 2014 की ही दिख रही, 24 की दिख रही है इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट नीचे। हाँ, मतलब 1-2 साल पहले शायद लिस्ट हुई है ये कंपनी। ओके, तो मार्केट ने अभी इसको जज नहीं किया उस हिसाब से, या इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उस चीज़ का, इस वजह से? हाँ, अभी ये अपना बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली, सो दे आर इन देयर इनिशियल फेज ऑफ। जैसे आनंद राठी का क्या है ना कि उनका ट्रस्ट काफी स्ट्रांग है अभी फिलहाल मार्केट के अंदर। वो किस लिए? क्यों इसलिए आनंद बिकॉज राठी कोई आनंद स्पेशल है? राठी कैपिटल मार्केट में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जैसे मैंने दिखाया 1995 से कर रहे हैं, वैसे ये भी 1993 से कर रहे हैं। बट ये लोग भी ब्रोकिंग एंड ट्रेडिंग करते थे पहले, राइट? फिर बाद में इन्होंने एसेट, इन्होंने भी वेल्थ मैनेजमेंट बहुत रिसेंटली शुरू किया है, बहुत ही रिसेंट इनका वो है। बट ये भी कंपनी अच्छा पोजिशन है, आई वुड से लाइक नुआमा इज ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल, बट इट्स रिलेटिवली न्यू इन वेल्थ मैनेजमेंट, आई वुड से, कंपेयर टू आनंद राठी। एंड आनंद राठी का नाम थोड़ा ज्यादा मार्केट में स्ट्रांग है इनका बिकॉज, इनके प्रॉफिट्स क्या बढ़ रहे हैं क्या? इनके प्रॉफिट्स कैसे? हाँ, इनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं आई थिंक, या इनके प्रॉफिट भी 69 थे लास्ट जून 2022 में, 297 हो गए कहाँ अभी। पे हैं ये रे नेट प्रॉफिट? इनके प्रॉफिट ज्यादा नहीं है उनसे, इनके प्रॉफिट ज्यादा हैं, हाँ, लेकिन यस। स्टिल इनके प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन स्टिल ये सस्ती है एज क्योंकि कम्पेयर टू। क्योंकि इनका इनका एक दो और बिजनेस सेगमेंट है विच इज लाइक बिगर बिजनेस सेगमेंट। अगर आप इनके बिजनेस सेगमेंट में देखोगे तो लेट्स सी इफ इट इज मेंशन्ड। सो एक बिजनेस सेगमेंट का वेल्थ मैनेजमेंट है, सो दिस ठीक इज है। लाइक अभी इनका बिजनेस सेगमेंट का एक छोटा सा, मे बी लाइक
we can even see the presentation. मतलब ये एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनका हाँ, मेन जो इनकम है सिर्फ वेल्थ उससे नहीं आ रही है, एचएनआई के पैसे मैनेज करने से नहीं आ रही है। मेन उनसे नहीं आ रही है. देर आर लाइक 2-3 डिफरेंट बिजनेस मॉडल जिस पे ये काम कर रहे हैं. सी, वेल्थ मैनेजमेंट इज दिस पोर्शन, देन एसेट मैनेजमेंट इज अनदर पोर्शन. एसेट मैनेजमेंट इज बेसिकली जो आप मास के लिए कर रहे होते हो, जैसे राइट? म्यूचुअल फंड की तरह हो गया। म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया. हाँ, Okay. एग्जैक्टली. एसेट सर्विसेज इज अनदर पोर्शन एंड दीज आर अनदर पोर्शन. सो these portions that you see, these are more cyclical in nature, these are more susceptible to market forces. ये सब चीजें मतलब ऊपर नीचे हो सकती है. मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये, जैसे म्यूचुअल फंड अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा. वेल्थ Right. मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल है, लेस सिक्लिकल है, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट में सिर्फ आप मार्केट में नहीं डालते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट में डालते हो, बॉन्ड्स में डालते हो, सर्टेन डिफरेंट व्हाट यू कॉल इट, स्ट्रक्चर्ड एसेट्स में डालते हो, जिससे कि मार्केट के ऊपर नीचे से जाने से ज्यादा आपको इफेक्ट ना पड़े, राइट? तो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर इज मोर स्टेबल इन नेचर, वेयर एज एसेट मैनेजमेंट एंड एसेट सर्विसेज एंड दीज अदर सेक्टर्स आर लिटिल वॉलेटाइल इन नेचर, राइट? सो इसकी वजह से इनका थोड़ा सा वो है. यार इंटरेस्टिंग, दिस इज ग्रेट यार, मतलब आई हैव लर्न अ लॉट टुडे. Yeah. मैं ना मतलब सो लेट्स रैप दिस अप फॉर टुडे, एंड आई वांट अदर गाइज हु आर एक्चुअली वाचिंग दिस वीडियो, जो भी देख रहा है वीडियो को, प्लीज लेट मी नो. हमने थोड़ा टेक्निकल वाली चीजें भी करी कवर अब स्टॉक मार्केट के बारे में. मेरा तो बस मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सुमित को बोलूं कि हमारे साथ हर हफ्ते एक पॉडकास्ट करे जिसमें हम ना पर्सनल लर्निंग के लिए, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हमें तो मालूम भी नहीं है कि क्या चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड लोगों को स्टॉक का ज्ञान वैसे नहीं दे सकते, टिप्स विप्स तो दे ही नहीं सकते हम दूर दूर तक, ना हमारा इंटरेस्ट है. लेकिन लर्निंग के पर्सपेक्टिव पे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं पर्सनल, Yes. एज अ बिजनेस ओनर ऑल्सो. और ये आपकी, मेरे ख्याल से मेरा भी खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है कि स्टॉक मार्केट समझूं, कि उससे मेरी खुद की बिजनेस लर्निंग बढ़ती है, ना कि जस्ट मैं उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा हूँ. Yes. तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम सुमित को ऐसे लाते रहे ऑन गोइंग बेसिस पे और हम कुछ ना बात करें बिजनेस के ऊपर और स्टॉक के ऊपर बात करें और समझने की कोशिश करें, एंड हिज पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस, एंड मैं भी अपना कुछ ओपिनियन दूं और हमारी बातें चलती रहें, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अगर हमारे पास 50 कमेंट्स भी आएंगे इसके, तो हम सुमित को दोबारा लेके आएंगे और कुछ 5 स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, अपनी ओपिनियन देंगे जो हम खुद सोचते हैं उसके बारे में. और प्लीज लेट अस नो. थैंक यू अगेन सो मच सुमित यार, इतना टाइम निकाला, 2 घंटे का पॉडकास्ट हो गया हमारा आज, मजा ही आ गया. Amazing. आई बिलीव यू ऑल्सो हैड फन हाँ, शेयरिंग, मुझे भी काफी नॉट मजा आया बोरिंग. शेयर करने में. और जैसा मैंने बताया कि आप जब लोगों को सिखाते हो तो खुद भी बहुत कुछ सीखते हो. तो आई थिंक दैट्स अ तो ये हमारी सीखने की जर्नी है, हमने सीखने की बातें करनी है. बिकॉज सुमित इज फाइन, टोटली रिलैक्स्ड, ही इज लाइक कूल. अच्छा खासा पोर्टफोलियो साइज है, तो कोई और इसका हमारे पीछे कोई हमारा हिडन एजेंडा तो है नहीं. और उस दौरान अगर मैं कुछ सीख लूं और अगर कुछ लोग और कुछ सीख ले या क्वेश्चंस बनने लग जाए हमारे दिमाग में, समझने की पावर हम थोड़ी बिल्ड कर पाए, नथिंग लाइक इट. बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज. और प्लीज लेट मी नो कैसी लगी वीडियो. और वो 35 लाख टू 35 करोड़ वाले सुपर ह्यूमन को हमने लेके आना है. प्लीज कमेंट डाउन बिलो एज वेल. 100 कमेंट चाहिए उसके लिए और 50 कमेंट चाहिए हमें सुमित के लिए, दूसरी वीडियो के लिए जिसमें हम स्टॉक के ऊपर और बातें करेंगे. बिल्कुल. परफेक्ट. अमेजिंग. थैंक यू. वेरी नाइस टू मीट यू. अमेजिंग.